Hello everyone, this is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to Environment Matters. आज आप देख रहे हैं कि मैं एक झील के किनारे खड़ा हूँ और ये जो झील है मेरे पीछे ये काफ़ी जानी मानी झील है हिमाचल की जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इसका नाम है पराशर झील और हिमाचल की कुछ एक झीलों में ये झील भी शामिल है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जानी जाती हैं। इसके साथ ही साथ ये उन झीलों में आती है जहाँ पर काफ़ी हद तक जो है अभी जो पोल्यूशन है बेसिकली वो नहीं पहुंचा है या बहुत कम लेवल पर पहुंचा है। हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं जिनकी वजह से जो है थोड़ा बहुत यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या जो है उसका समाधान करने की ज़रूरत ज़रूर हमें महसूस होती है। लेकिन अगर वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन जो है अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई यहाँ रेजिडेंशियल एरिया नहीं है आसपास जहाँ से जो है पॉल्यूटेड वाटर जो है इस झील में आए। तो आपको मेरी बातों से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में, यानी कि जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण जो है वो कैसे होता है, क्या उसके कारण हैं, क्या उसके कारक हैं, किस तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन, और क्या क्या उसके सोर्सेज हैं जहाँ से जो है वाटर पोल्यूशन होता है बेसिकली, और किस प्रकार से हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं। और अगर कोई वाटर जो है या फिर जो वेस्ट वाटर है बेसिकली अगर उसकी बात करें तो किस तरह से उसको जो है ट्रीट किया जाता है। इन सभी मुद्दों पर हम आज बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आज का हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन्वायरमेंट मैटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहें। और अगर कोई आपके कमेंट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस या जो भी कमेंट्स आपके हैं वो ज़रूर शेयर करें ताकि वो हम तक पहुँचे। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उन कमेंट्स का या उन क्वेश्चंस का जो है आपको टाइमली रिस्पॉन्स दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर ऑन वाटर पोल्यूशन। So let's start with today's topic on water pollution. This is Dr. Manoj Thakur and I am Assistant Professor for Environment Science. In this lecture we will be covering the definition of water pollution, what basically is water pollution, then what are the different types of water pollution, then we will discuss point and non-point sources as well, then what are different causative factors or the sources of water pollution, then what could be different mitigation measures or control measures to control the problem of water pollution, and in the end we will also discuss the various water quality classes as per the as designated by the Central Pollution Control Board. So first of all, starting with the definition of water pollution. So water pollution could be defined as alteration in the physical, chemical or biological characteristics or properties of the water which makes it unfit for use and may cause harmful effects on human and aquatic biota. That means कि water की जो properties हैं या characteristics हैं उनमें किसी भी type की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल तरीके से कोई भी ऑल्टरेशन हो जिसकी वजह से वाटर जो है दैट बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन और यूज, और इट मे बिकम हार्मफुल, जो हानिकारक बन जाता है इंसान के लिए या फिर जो बाकी के हमारे एक्वेटिक बायोटा हैं वेदर दे आर फ्लोरा और फौना, तो उनके लिए. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन. Water pollution basically happens when the toxic substances enter the water bodies through various mediums, and the water bodies like lakes, rivers, oceans, they get these toxic substances basically get dissolved in these water bodies, and they may lie suspended in the water, or they may also be deposited on the bed, which basically degrades the overall quality of the water. तो ये toxic substances जो हैं वो जो हमारी water bodies हैं उसमें enter करते हैं, उसमें dissolve हो सकते हैं, उसमें वो suspended form में रह सकते हैं जिसकी वजह से जो total suspended solids का content है वो बढ़ जाएगा, और या फिर वो वाटर बॉडी के जो बेसमेंट है या बेस है उसमें जो है डिपॉजिट भी हो सकते हैं. सो इन ऑल दीज थ्री फॉर्म्स दे बेसिकली डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर. सो दैट इज बेसिकली द वाटर पॉल्यूशन. Now coming to the water pollutants, what are the different types of water pollutants? So water pollutants are basically harmful solid, liquid or gaseous substances present in concentrations that tends to affect the whole living biota
ऑफ द वाटर, यानी कि किसी भी टाइप के कोई भी हार्मफुल सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जो इतनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो जो कि वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करें और उसमें पाए जाने वाले पूरे बायोटा को जो है हार्मफुली इंपैक्ट करें, इसको हम लोग वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स, लाइक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट्स, ऑयल्स, insecticides or volatile organic compounds. Then there could be inorganic pollutants like mercury, cadmium, lead, arsenic, beryllium. Then there could be oxygen demanding pollutants like human waste, animal waste or decaying vegetation or organic matter are oxygen demanding pollutants. Then there could be certain kinds of infectious agents जो कि बीमारी पैदा करते हैं, like bacterias हैं, viruses हैं, ठीक है, वो भी pollutant हो सकते हैं. Then there could be plant nutrients like nitrates और phosphates हैं जो हम अपने fertilizers में यूज करते हैं, खाद में यूज करते हैं खेतों में, तो वो भी pollutants का काम करते हैं. नेक्स्ट है थर्मल pollutants, जब वाटर को हीटेड वाटर को हम छोड़ दें नॉर्मल वाटर बॉडीज में, सो दैट इज बेसिकली थर्मल पॉल्यूटेंट, मतलब वाटर है सिंपल जिसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट है सस्पेंडेड मैटर्स, तो डिफरेंट टाइप के सस्पेंडेड मैटर है, जैसे सॉइल है या सिल्ट है, वो वाटर में जो है ड्यू टू सॉइल इरोजन और लैंड इरोजन मिक्स हो जाती है, तो दैट इज suspended matter, that is also one kind of water pollutant. Then there could be radioactive pollutants और radioactive substances जो कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनका वेस्ट है, या फिर जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या फिर जो एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं उनमें से कोई लीकेज हो रही है, इस टाइप का कोई भी वेस्ट जो है वो रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट्स में आता है. Now coming to the types of water pollution, basically on the basis of their type of property which is being altered by different types of agents. तो mainly 4 टाइप के वाटर पॉल्यूशन होते हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर. फिजिकल पॉल्यूशन बेसिकली वो पॉल्यूशन है जिसमें कि वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक टर्बिडिटी है, कलर है, उसकी डेंसिटी है, टेस्ट है, ऑर्डर है, या उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं. तो ऐसा कोई भी एजेंट जो इन प्रॉपर्टीज को चेंज करे, तो दैट इज बेसिकली नोन एज फिजिकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर. दूसरा है केमिकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर. अगर वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ड्यू टू द एडिशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स वो चेंज होती हैं, जैसे कि एसिड्स हैं, अल्कलीज हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऐड होने से, डिसॉल्व होने से जो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर वाटर की चेंज होती हैं, तो दैट इज केमिकल वाटर पॉल्यूशन. थर्ड वन इज बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूशन. बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूशन का मतलब है कि जो वाटर की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है अगर वो चेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, फंगस है, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ है, वायरस है, या पैरासिटिक वॉर्म्स है, मतलब कोई भी लिविंग एंटिटी वाटर में एंटर करती है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको ऑल्टर करती है, दैट इज बेसिकली बायोलॉजिकल पॉल्यूशन. फोर्थ वन इज फिजियोलॉजिकल पॉल्यूशन. फिजियोलॉजिकल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय वेरियस सेवरल केमिकल एजेंट सच एज क्लोरीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कीटोन्स हैं, फिनोल्स हैं, अमीन्स हैं, मरकेप्टोन्स हैं, हाइड्रोक्सीबेंजीन है. ठीक है, इस तरह के जो केमिकल्स हैं अगर वो वाटर में ऐड होते हैं तो दैट इज बेसिकली फिजियोलॉजिकल वाटर पॉल्यूशन. नाउ अगेन कमिंग टू द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, और इसमें जो है टाइप्स डिसाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड. मतलब वेदर इट इज सरफेस वाटर, अगर कोई रिवर है, कोई लेक है, वो पॉल्यूट हो रही है, देन इट इज सरफेस वाटर पॉल्यूशन. अगर हमारे अंडरग्राउंड वाटर के एक्वीफर्स पॉल्यूट हो रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है, दैट इज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन. ठीक है, अगर हमारे ओशियंस का वाटर, जो हमारे समुद्र हैं, ठीक है, महासागर है, उनका वाटर पॉल्यूट हो रहा है, देन इट इज ओशियन पॉल्यूशन और सी वाटर पॉल्यूशन, जिसमें कि जैसे कि आपका ऑयल स्पिलेज हो सकता है. जैसे ऑयल स्पिल के एक्सीडेंट्स होते हैं जिससे कि ऑयल की एक लेयर जो है आपके पूरे ओशियन या सी वाटर के ऊपर जो है स्प्रेड हो जाती है, जिससे कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं और वाटर का जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा और फौना
फाना है जो उन ओशियंस में सर्वाइव करती है, उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो है आपका ऑयल स्पिलेज या ओशियन पॉल्यूशन। देन थर्मल पॉल्यूशन, अगर कोई इंडस्ट्री से हम लोग हॉट वाटर जो है वो किसी वाटर बॉडी में डायरेक्टली छोड़ रहे हैं जिसका टेम्परेचर जो है वाटर बॉडी के टेम्परेचर से काफी ज्यादा है, देन इट इज थर्मल पॉल्यूशन। माइक्रोवेल पॉल्यूशन अगेन वही है कि कोई भी बायोलॉजिकल कोई एंटिटी जो है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज अगर वाटर में एंटर करती है दैट इज माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह के केमिकल पॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस जो हैं वो वाटर में होते हैं। Now in this slide we will discuss about the point and non-point sources of water pollution. Point sources और non-point sources, अगर इसका आप नाम ठीक से देखेंगे तो उसी में आपको पता लगेगा। Point sources का मतलब है ऐसे sources water pollution के जो एक सिंगल पॉइंट से निकल कर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी, ठीक है, तो हमारे घरों से जो पानी निकल रहा है गंदा, या फिर किसी इंडस्ट्री से कोई एफ्लुएंट का पाइप आ रहा है जिससे कि उस इंडस्ट्री का जो पॉल्यूटेड वाटर है वो बाहर निकल रहा है, किसी रिवर में, स्ट्रीम में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो वो एक पॉइंट सोर्स हुआ क्योंकि वो एक जगह से निकल रहा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट सोर्स, ठीक है। और जैसे कोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका जो वाटर है वो पानी के ट्रीट करने के बाद कहीं छोड़ा जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट सोर्स क्योंकि एक सिंगल जगह से वो पानी आ रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज नॉन पॉइंट सोर्सेज। नॉन पॉइंट सोर्सेज का मतलब है कि एक बहुत बड़े एरिया से जो है आपका वाटर फ्लो करके डिफरेंट लोकेशन से एंटर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वहां पर हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो ये केमिकल्स जो हैं बारिश के पानी के साथ मिलकर जो है अलग अलग जगहों से एंटर करते हैं हमारी वाटर बॉडीज में। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका नॉन पॉइंट सोर्सेज का। उसी तरह से जैसे हमारे शहर हैं, शहरों में जब बारिश होगी तो शहरों की जो नालियां हैं वो बहुत सारी होंगी, अलग अलग जगहों से जो है सैकड़ों के हिसाब से नालियां जो हैं वो हमारी जो नदियां हैं या जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवुलेट्स हैं, खड्डे हैं, उनमें एंटर करती हैं, ठीक है। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया नॉन पॉइंट सोर्सेज का। क्रॉप लैंड्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा बड़ा कैचमेंट एरिया जहां से बहुत सारे एरिया में से जो है आपका पॉल्यूटेड वाटर जो है वाटर बॉडी में एंटर कर रहा है, दैट इज ए नॉन पॉइंट सोर्स। और अगर सिंगल जगह से एंटर कर रहा है दैट इज ए पॉइंट सोर्स। ये डिफरेंस है पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज में। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर के पॉल्यूशन के जो हैं डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द फर्स्ट सोर्स फॉर वाटर पॉल्यूशन एंड द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज सीवेज और द वेस्ट वाटर, यानी कि जो गंदा पानी हमारे घरों से निकलता है, वेदर इट इज ग्रे वाटर और वेदर इट इज ब्लैक वाटर, यानी कि किचन और वॉशरूम से निकलने वाला जो पानी है दैट इज ग्रे वाटर, एंड जो टॉयलेट से निकलने वाला पानी है उसको हम ब्लैक वाटर कहते हैं, ठीक है, जिसको कि एक कॉमन टर्म हम लोग देते हैं सीवरेज या फिर वेस्ट वाटर, ठीक है। तो ये जो वाटर है जब ये हमारी वाटर बॉडीज में विदाउट ट्रीटमेंट एंटर करता है तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे शहरों में जो है सीवरेज की जो है फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है सभी हाउस होल्ड्स में, ठीक है, लेकिन बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर सीवरेज की ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं होती है, या इवन काफ़ी सारे शहरों में जो है सीवरेज कनेक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं, बट स्टिल कुछ हाउस होल्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि सीवरेज कनेक्शंस जो है वो नहीं होते हैं। तो जिन हाउस होल्ड्स में सीवरेज कनेक्शंस नहीं होते हैं उनका जो वेस्ट वाटर है या सीवरेज है वो डायरेक्टली जो है ओपन पाइप के थ्रू वो नियर बाई वाटर बॉडी में या नाली में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर जो है नियर बाई जो रिवर है या जो रिवुलेट्स हैं जिसको हम खड्ड बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसमें एंटर कर जाता है और वहाँ के वाटर को पोल्यूट करता है। उसी प्रकार से जिन शहरों में सीवरेज सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर जो है सेप्टिक टैंक्स होते हैं, ठीक है, और अगर सेप्टिक टैंक सही तरीके से नहीं बनाया गया है या फिर वो ओवरफ्लो कर रहा है या फिर वो लीक कर रहा है तो उसकी वजह से भी जो सीवरेज है वो आपका वाटर में एंटर कर जाता है, ठीक है, फिर वो आपका सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर में सीपेज हो के वहां एंटर करे, ठीक है, तो वाटर कोई भी हो ये वाटर को पोल्यूट करता है। दूसरा जो मेजर सोर्स है वो है हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी है, ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनसे जो है वेस्ट वाटर निकलता है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ब्रीवरीज हैं जहां शराब बनती है, टेंडरीज हैं जहां लेदर का काम होता है, फिर डाइंग इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है,
प्लास्टिक है, शुगर मिल्स हैं, ठीक है, रिफाइनरीज हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं किसी ना किसी टाइप का एफ्लुएंट या गंदा पानी जो है निकालती हैं। और अगर उस वाटर को प्रॉपरली एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में बिना ट्रीट किए हुए हम किसी नियर बाई वाटर बॉडी में छोड़ दें या नदी नाले में छोड़ दें तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन जो है वो होता है। नेक्स्ट सोर्स है आपका एग्रीकल्चरल डिस्चार्जेस। तो हम लोग ये सभी जानते हैं कि खेती बाड़ी जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसकी वजह से जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन आने का एक मेजर कारण था कि हमने डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज़ किया, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ी। लेकिन ये केमिकल्स जो हैं कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। हम लोग ये केमिकल्स जब अपने खेतों में यूज़ करते हैं और जब बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से ये केमिकल उस बारिश के पानी में मिल जाते हैं, और जब ये नदी नियर बाई जो नदी नाले हैं उनमें एंटर करते हैं तो वहाँ के वाटर को ये सीवियरली पॉल्यूट कर देते हैं। क्योंकि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनमें क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटाशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जिससे हमारी वाटर बॉडीज की जो है न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और उस न्यूट्रिएंट लेवल के बढ़ने से क्या होता है वो भी हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट्स वाले सेक्शन में। नेक्स्ट रीजन है सॉलिड वेस्ट डंप्स, यानी कि अगर हमारा जो कूड़ा कचरा है जो हमारे घरों से या दुकानों से या किसी इंस्टीट्यूशन से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको अगर हम सही प्रकार से साइंटिफिक मैनर में उसको डिस्पोज ऑफ ना करें, मैनेज ना करें, तो उसकी वजह से भी जो है वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अगर किसी गांव का या शहर का कूड़ा एक जगह इकट्ठा करके ओपनली डंप किया जा रहा है तो जब बारिश होगी तो बारिश का पानी उस कूड़े में से सीप करेगा और एक जो है बहुत ही डार्क कलर का फॉल स्मेलिंग लिक्विड उसमें से जो है निकलेगा जिसको हम लीचेट कहते हैं। और ये लीचेट जो है आपके सरफेस वाटर एज वेल एज जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ही सीवियरली पॉल्यूट कर देता है, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट है उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इवन हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें आपने जो है पुरानी बैटरीज फेंकी हो सकती हैं, सेल्स हो सकते हैं, दवाएं हो सकती हैं, ठीक है, इंजेक्शंस हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके लीचेट में मिल जाएंगे और लीचेट के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हमारे ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर बॉडीज में एंटर करेंगे और उनको पॉल्यूट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऐसे जो वेस्ट है या अगर जो हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहाँ पर अगर कोई लीकेज की समस्या होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं बेसिकली, या फिर हम लोग जो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स से जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को अगर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ ना किया जाए साइंटिफिकली तो वो भी जो है वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये बेसिकली रेडियो एक्टिव वेस्ट है जिसमें से डिफरेंट टाइप की जो है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो हैं थ्रू आउट उनकी लाइफ जब तक वो केमिकल्स जो है पूरी तरह से डिग्रेड नहीं हो जाते तब तक निकलती रहेंगी और वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको खराब जो है करते रहेंगे। नेक्स्ट है एसिड माइन ड्रेनेज। एसिड माइन ड्रेनेज का मतलब है कि जो हमारी माइंस होती हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ कोयले की खदान का एग्जांपल लेते हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो कोयले की जो माइन है, कोल माइन जो है, जब ये माइंस जो हैं अबेंडन कर दी जाती हैं, मतलब वहाँ से कोयला जो है निकाल दिया जाता है और उन माइंस को जो है ओपनली खुला छोड़ दिया जाता है, प्रॉपरली उनको जो है क्लोज नहीं किया जाता है, तो बारिश का पानी जब इन माइंस में एंटर करता है तो कोयले में जो है सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बारिश का पानी, वाटर मीन्स H2O विल रिएक्ट विद द सल्फर एंड इट विल फॉर्म H2SO4 एंड सेवरल अदर काइंड्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिड वाला जो वाटर है जब माइन जो है पानी भरने की वजह से ओवरफ्लो करेगी तो ये एसिड वाला वाटर जो नियर बाई एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरिया है या विलेज है या एग्रीकल्चर लैंड है उसमें एंटर करेगा तो वहाँ की पूरी जो बायोडाइवर्सिटी या वेजिटेशन है उसको डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से जो है जिसको हम बेसिकली कहते हैं एसिड माइन ड्रेनेज, क्योंकि उस पानी में जो है एसिड प्रेजेंट है विच विल डैमेज द एंटायर बायोडाइवर्सिटी और द क्रॉप्स around that particular mine. Next source is thermal pollution. थर्मल पॉल्यूशन का मतलब ये है कि वाटर को हम लोग एज ए कूलेंट भी यूज करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जहां पर जो इंडस्ट्रियल मशीनरीज हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पर जो है वो इंडस्ट्रियल मशीनरीज जो हैं हीट अप हो जाती हैं, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए उनके टेम्परेचर को नियर बाई वाटर बॉडी से कोल्ड वाटर को पंप करके उसमें सर्कुलेट किया जाता है ताकि उनका टेम्परेचर जो है कम हो जाए, ठीक है। और टेम्परेचर कम करने के बाद अगर इस पानी को विदाउट
नॉर्मल टेम्परेचर में लाए बिना डायरेक्टली वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाए तो उस वाटर बॉडी में गर्म पानी छोड़े जाने की वजह से वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी या जो बायोटा है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी जो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं और इसी को हम लोग थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है हैवी और टॉक्सिक मेटल्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, बैटरी इंडस्ट्री है। ठीक है, इन सभी इंडस्ट्रीज में से जो है हैवी मेटल्स किसी न किसी फॉर्म में निकलते हैं, जैसे मरकरी है, कैडमियम है, आर्सेनिक, लेड। ठीक है, इस तरह के जो है हार्मफुल हैवी मेटल जो कि हाईली टॉक्सिक होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, और ये हैवी मेटल्स जो है नियर बाई वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं और हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है वाटर पॉल्यूशन होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन, यानी कि तेज बारिश होने से अगर वेजिटेशन कम है तो मिट्टी जो है वो इरोड होगी और वाटर में जब मिट्टी मिल जाएगी तो वाटर जो है ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, उसकी टर्बिडिटी, कलर, ठीक है, हर चीज उसकी जो है चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कमिंग टू द इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। So eutrophication is basically the nutrient enrichment of the water bodies, यानी कि water bodies में जो nutrients हैं different type के, nitrates हैं, phosphates हैं, इनका level जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, that is basically known as nutrient enrichment, जिसकी वजह से जो water body है उसकी eutrophication होती है। ठीक है, उसमें होता यह है कि जो different type का जो waste water है, for example जो agricultural fields हैं उसमें जो हम fertilizers use करते हैं, nitrate fertilizers, phosphate fertilizers, ठीक है, जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है या डिटर्जेंट जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंट टाइप के जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, और जब वो वाटर बॉडी में एंटर करते हैं तो वाटर बॉडी में एंटर करने के बाद वहां पर जो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके लिए बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स हैं, खुराक हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रो करते हैं काफी ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि उनको काफी ज्यादा जो है रिच सप्लाई मिल रही होती है न्यूट्रिएंट की, जिसकी वजह से उस वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उस ऑक्सीजन को ये जो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरियाज हैं या एल्गीज हैं या जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कंज्यूम कर लेते हैं और वाटर बॉडी में जो है ऑक्सीजन लेवल जो है काफी कम हो जाता है। एनारोबिक कंडीशंस वहां जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की गैसेज उसमें जनरेट होती हैं, जैसे कि H2S है, गंदी स्मेल उसमें पड़ जाती है। ठीक है, और जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है उस वाटर बॉडी की वो इम्पैक्ट होती है। ठीक है, चाहे वो फिश है, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं या जू प्लैंक्टॉन्स हैं, वो सभी जो हैं उससे इम्पैक्ट होते हैं। तो इस कंप्लीट एंटायर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन। दूसरा है सिल्टेशन ऑफ डैम्स और वाटर बॉडीज, यानी कि लैंड जब इरोड होता है या सॉइल जब इरोड होती है तेज बारिश की वजह से या वेजिटेशन बहुत ज्यादा कम होने की वजह से कुछ एरियाज में, ठीक है, उसकी वजह से ये जो सिल्ट है, जो वाटर है, सॉरी जो सॉइल है वो हमारी वाटर बॉडीज में इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट जो है डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, जिससे कि जो वाटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो चेंज होती ही होती हैं, TDS है, TSS है, टर्बिडिटी है, टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट लेवल है, ये सारी चीजें चेंज होती हैं। इसके साथ ही साथ जैसे डैम्स हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें सिल्टेशन की समस्या आती है। ठीक है, जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वो इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज हेल्थ इम्पैक्ट, यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप से हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं, लाइक कॉलरा है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस A, डाइजेंट्री, टाइफाइड। ठीक है, तरह तरह की तमाम बीमारियां जो हैं अगर हम गंदा पानी पिएंगे, पॉल्यूटेड वाटर पिएंगे तो उसकी वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा अगर वाटर में हैवी मेटल्स भी प्रेजेंट हैं तो उससे भी बहुत ही सीरियस टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। अगर वाटर में नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं तो नाइट्रेट्स में कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बेसिकली जो हमारी बॉडी है उसमें ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे स्किन का कलर जो है वो ब्लू टर्न हो जाता है, दैट इज बेसिकली नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये तब होता है जब वाटर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रेट्स प्रेजेंट हों। अगर मर्करी प्रेजेंट है तो मिथाइल मर्करी में कॉज मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज का जो एपिसोड है वो 1960s में जो है जापान में एक बहुत बड़ा जो है
एपिडेमिक के फॉर्म में ये हुआ था वहाँ पर, ठीक है। एंड दिस वॉज एंटायरली ड्यू टू द mercury contamination, ठीक है। mercury was converted into methyl mercury and methyl mercury entered the food chain and human beings, और इंसानों में जो है इससे मिनीमाटा डिजीज कॉज हुई थी, जिससे कि जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट है कैडमियम। सो कैडमियम कॉजेज इटाई, देन आर्सेनिक कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज, देन फ्लोराइड, अगर वाटर में फ्लोरीन प्रेजेंट है इट कॉजेज फ्लोरोसिस, ठीक है। तो तरह तरह के जो हैं बीमारियां जो हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, जैसे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है वो इम्पेयर हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन या जो हमारी ईल्ड है वो अगर कम हो जाएगी तो हमारे जो फूड सोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। देन एक्सेस वाटर में कॉज सैलिनिटी इशू, मतलब जो सॉइल है वो आपकी खारी हो सकती है, यानी कि सॉइल में जो सैलिनिटी है वो बढ़ सकती है, ठीक है। फर्टाइल सॉइल में टर्न इनटू द सैलाइन सॉइल, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी, हैम्पर करेगी, ठीक है। देन इट में ऑल्सो कंटामिनेट आवर फूड रिसोर्सेज, जैसे हमारे जो वेजिटेबल्स हम ग्रो कर रहे हैं या क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, अगर कंटामिनेटेड वाटर है तो वो कंटामिनेटेड चीज़ें जो हैं या जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारे फूड सोर्सेज में भी एंटर कर सकते हैं। देन अगर जो पानी है वो अगर हमारे लाइफ स्टॉक को हम लोग फीड कर रहे हैं तो ये बीमारियां जो हैं डिफरेंट टाइप की ये लाइफ स्टॉक को भी हार्मफुल तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पैक्ट है लॉस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड द हैबिटेट्स। तो वाटर अगर कंटामिनेट होगा, उसकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होंगी, तो वाटर में प्रेजेंट जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, वेदर दे आर एनिमल्स और वेदर दे आर प्लांट्स, यानी वेदर दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स और वेदर दे आर जूप्लैंक्टन्स, सारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पैक्ट होगी, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं लाइक फिशेज हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, ठीक है, वो जो हैं उनकी जो लाइफ है वो हार्मफुली इम्पैक्ट हो सकती है। और जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के रिच जो वेजिटेशन पाई जाती है, स्पेशली जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट जो कि एक बफर का काम करते हैं, वहाँ की जो कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, दे बेसिकली एक्ट एज स्पंज, एंड जो समुद्री तूफान आते हैं उससे जो हमारे कोस्टल एरियाज को बचाते हैं। तो इस तरह की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो सकता है ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। Other significant impact of water pollution could be the loss of potable water or scarcity of clean water for other domestic uses. So पीने का पानी और बाकी डोमेस्टिक यूजेस के लिए जो हम वाटर यूज़ करते हैं उसकी स्कैरसिटी का इशू जो है आ सकता है, पानी की कमी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पैक्ट कुड बी इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, लाइक there could be loss of tourism. If the water is polluted, there could be loss of tourism. The fishery sector could be impacted badly. There could be loss of hydropower sector due to the siltation of dams or water pollution. Then there could be loss of agriculture, ठीक है, again it will impact our economy. Then there could be expenses on health. Different टाइप की जो बीमारियां हमने ऑलरेडी डिस्कस की, उनको ट्रीट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, दैट कुड इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी. देन देयर कुड बी एक्सपेंसेस ऑन वाटर ट्रीटमेंट. तो जितना भी वेस्ट वाटर है या पॉल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको जो है रेमिडिफाई करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, दैट विल इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी. सो दीज आर डिफरेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. Now coming to the control measures. So what could be the different types of control measures to control the water pollution? The first one is to treat the waste water. चाहे वो सीवरेज का वेस्ट वाटर है या फिर इंडस्ट्रीज से निकलने वाले डिफरेंट एफ्लुएंट्स हैं जो वाटर को पल्यूट करते हैं. तो इस तरह का जो वेस्ट वाटर, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया से निकल रहा है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया से निकल रहा है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है.
और उसको ट्रीट करने के लिए जो है जो एफ्लुएंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को यूज़ किया जाता है, और जो सीवरेज है उसको ट्रीट करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। और दोनों का जो प्रोसेस है वो लगभग मिलता जुलता है। जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है मेनली वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें कि मेनली जो है वाटर की स्क्रीनिंग की जाती है और जो वाटर के में जो डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है उनको सेपरेट किया जाता है, प्लस थोड़ी बहुत उसमें सेटलमेंट की जाती है ताकि जो सेटल हो जाएगा उसको एज ए स्लज फॉर्म में जो है अलग कर दिया जाता है, और वाटर जो है देन एंटर्स इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस इज बेसिकली ए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं उनको जो है एज ए मीडियम यूज किया जाता है वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो इसमें जो डिफरेंट मेथड्स हैं जैसे बायोफिल्म मेथड है, एक्टिवेटेड स्लज मेथड है, इनको यूज़ किया जाता है, जिसमें कि वाटर की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, जो COD और BOD है वाटर का उनको डिक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट एंड द फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज इज टर्शरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ट्रीट होने के बाद वाटर एंटर करता है टर्शरी ट्रीटमेंट में, जिसमें कि वाटर को बेसिकली जो है डिसइंफेक्ट किया जाता है केमिकली या बायोकेमिकली, जो है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है, उसको डीसेलेनाइज किया जाता है। और इसके भी डिफरेंट मेथड होते हैं, इट मे बी क्लोरिनेशन, इट मे बी अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट, इट मे बी ओजोनेशन प्रोसेस। तो इन सभी मेथड्स के माध्यम से जो है वाटर को जो है ट्रीट किया जाता है, क्लीन किया जाता है। और प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में होती है, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो है काफ़ी हद तक जो वाटर के पैरामीटर्स हैं जैसे TSS है, TDS है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, क्लोराइड कंटेंट है, सल्फेट कंटेंट है, ठीक है, ये जो है काफ़ी हद तक जो है एज कम्पेयर टू पॉल्यूटेड वाटर कम हो जाते हैं, ठीक है, विद इन लिमिट्स ये आ जाते हैं। और इसके बाद जो है वाटर को फिर डिफरेंट यूजेस के लिए, जैसे कि इरिगेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर इवन उसको अगर जो है किसी वाटर बॉडी में छोड़ते हैं तो वो एज कम्पेयर टू पॉल्यूटेड वाटर जो है वाटर बॉडी को उतना पॉल्यूट नहीं करेगा अगर उसको अनट्रीटेड फॉर्म में हम लोग छोड़ते बेसिकली। सो दिस वाटर ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना भी वेस्ट वाटर है, चाहे वो सीवरेज वाटर है या इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट है, उनको बिना ट्रीट किए हुए कभी भी किसी भी वाटर बॉडी में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर कुड बी साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट। जैसा कि हमने बात की कि अगर हम वेस्ट को ओपनली डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसमें लीचेज जनरेट होता है, लीचेज जनरेट होने की वजह से जो हमारे सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट होते हैं। तो इसका बहुत सा सिंपल सा मेथड है कि जो वेस्ट है उसको साइंटिफिकली ट्रीट करें। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है यानी कि गीला कूड़ा है, सड़ने गलने वाला कूड़ा है, दैट कुड बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस इन ए बायोगैस प्लांट, और दैट कुड ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ए फर्टिलाइजर थ्रू वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस। और जो हमारा सूखा कूड़ा है दैट कुड बी recycled, that could be reused, or that could also be used as refused derived fuel. Refused derived fuel means ऐसा वेस्ट जिसमें कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी अच्छी है, उसको हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में। और जो इनर्ट वेस्ट है या जो अल्टीमेटली जो लेफ्ट ओवर वेस्ट है, जो हमारा ऑर्गेनिक और जो ड्राई वेस्ट है उसको ट्रीट करने के बाद भी बच जाता है, उसको फिर साइंटिफिकली हमें इन्वायरमेंटली सेफ तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है सैनिटरी या फिर इंजीनियर्ड लैंडफिल में, ताकि जो है वो इन्वायरमेंट को पल्यूट ना करे। और इस तरह की लैंडफिल्स में जो है लीचेट कलेक्शन सिस्टम लगे होते हैं, और लीचेट उसमें कलेक्ट होता है। लीचेट कलेक्ट होने के बाद उसको अगेन जो है उसको वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद ही उसको जो है छोड़ा जाता है। तो साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट कुड बी अनदर इंपॉर्टेंट मेजर टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनमें उनको सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, केमिकल्स का कम से कम यूज़ करें या उनका बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उसके जो ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, और जो हमारे जो हर्बिसाइड्स होते हैं, वीडीसाइड्स होते हैं, वो जो हैं नॉन केमिकल बेस्ड हर्बिसाइड्स या वीडीसाइड्स को हम लोग यूज़ करें, ठीक है, मल्चिंग यूज़ करें, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग प्रमोट करें ताकि जो एग्रीकल्चर से होने वाला वाटर पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट है कंट्रोल थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया
यानी कि जब हॉट वाटर को हम लोग किसी वाटर बॉडी में छोड़ते हैं जिसकी वजह से वाटर की जो टेम्परेचर है काफ़ी रेज हो जाती है और वाटर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाता है। तो जब भी हम वाटर को एज ए कूलिंग एजेंट यूज़ करें किसी इंडस्ट्री में, तो उसको डायरेक्टली हॉट टेम्परेचर पर जो है डायरेक्टली वो किसी भी वाटर बॉडी में ना छोड़ें। उसको वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले उसको जो है नॉर्मल उस टेम्परेचर पे उसको ले आएं बाय यूटिलाइजिंग द कूलिंग टावर और बाय थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स, ताकि उसमें कुछ टाइम तक उस पानी को रखा जाए ताकि वो टेम्परेचर जो है एक्सचेंज हो जाए एटमॉस्फेयर के साथ और जो वाटर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल में आ जाए, और उसके बाद हम उस पानी को जो है उस नेचुरल वाटर बॉडी में छोड़ें जहां से उसको हमने एक्चुअली लिया था। तो इस तरीके से हम लोग थर्मल पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड कुड बी फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन, फाइटो मीन्स प्लांट्स, रेमिडिएशन मीन्स टू क्लीन अप। तो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं कई तरह के जो कि वाटर में डिफरेंट जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वो हमारे लिए पॉल्यूटेंट हैं, वाटर पॉल्यूटेंट है, लेकिन उन प्लांट्स के लिए वो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे फ्रेगमेटीज है, वाटर हायासिंथ जिसको कॉर्निया कहते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको कि हम लोग फाइटो रेमिडिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फाइटो रेमिडिएशन के लिए जब इस प्लांट्स को यूज करेंगे तो वेस्ट वाटर को बेसिकली एक बेड्स बनाए जाते हैं, फाइटो रेमिडिएशन ट्रीटमेंट बेड्स, जिसमें कि इन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और वाटर को इन प्लांट्स के थ्रू, इन बेड्स के थ्रू जो है पास किया जाता है या कुछ टाइम के लिए रोका जाता है ताकि उस वाटर में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, दूसरे हैवी मेटल्स हैं, वो ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, और जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स या जो हैवी मेटल्स हैं वो पानी में से कम हो जाएंगे, यानी पानी जो है आपका कंपैरेटिवली साफ हो जाएगा। ठीक है, लेस पॉल्यूटेड रहेगा वो। तो फाइटो रेमिडिएशन कुड बी अनदर इंपॉर्टेंट मेजर टेक्निक टू रेमिडिफाई द पॉल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट इज टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल इरोजन की वजह से भी जो है वाटर पॉल्यूट होता है, और सॉइल इरोजन को रोकने का जो सबसे बेस्ट मेथड है दैट इज एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन, यानी कि जहाँ पर जंगल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हम जंगल लगाएं। ठीक है, और जहाँ जंगल थे जिनको कि हमने काट लिया अपनी ज़रूरत के लिए, वहाँ दोबारा से प्लांटेशन करें। तो किसी नई जगह पे जंगल लगाने को हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं, और जहाँ पर ऑलरेडी जंगल थे उसको हमने काट लिया और दोबारा वहाँ जंगल अगर लगाए जाएं, प्लांटेशन की जाए, दैट इज रीफॉरेस्टेशन। तो प्लांट्स जो हैं हम सभी जानते हैं कि उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है वो रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो मेजर्स हैं, प्लांटेशन एक्टिविटीज़ हैं, उनको प्रमोट किया जाए ताकि सॉइल इरोजन कम से कम हो, और सॉइल इरोजन जब कम होगा तो वाटर पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, Last but not the least is the strict implementation of the provisions of the Water Act. तो 1974 में एक एक्ट आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974, जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो है मेजर्स दिए गए हैं जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होने से रोका जा सकता है। वाटर के जो हैं क्राइटेरियाज दिए गए हैं वाटर की क्वालिटी के, और किस प्रकार से रोक सकते हैं। और अगर कोई डिफॉल्टर है, ठीक है, जो इंडस्ट्री है चाहे इंडिविजुअल है, वो अगर इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करता है और वाटर को पोल्यूट करता है तो उसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट पिनल प्रोविजंस उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो भी प्रोविजंस इस एक्ट में दिए गए हैं उन प्रोविजंस को ग्राउंड लेवल पर 100% पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह से जो भी एंटिटीज या इंडिविजुअल्स वाटर पॉल्यूशन में एंगेज्ड हैं उनको जो है कंट्रोल किया जा सके। Now in this slide there are different methods that we can adopt at our own level। मतलब हम अपने डेली की रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो जल स्रोत हैं, वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो पॉल्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो है वी शुड रिसाइकल मोटर ऑयल एंड अदर व्हीकल फ्लूइड्स। जो भी हमारे व्हीकल फ्लूइड्स होते हैं उनको हमें रिसाइकल करना चाहिए। ठीक है, उनको कहीं ओपनली अगर हम लोग फेंक देंगे तो अगर वो जो है ग्राउंड वाटर में लीच कर जाते हैं, पर्कुलेट कर जाते हैं, या सरफेस वाटर में पर्कुलेट कर जाते हैं, तो वो बहुत सीरियस टाइप का वाटर पॉल्यूशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है और हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। दूसरा, जो हमारी हरी पत्तियां हैं या जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हमें कंपोस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। जो हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा है उसको हमें सही जगह पर डस्टबिन में, या फिर जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करने सफाई कर्मचारी हमारे घर आते हैं उनको ही देना चाहिए, कभी वो खुले में नहीं फेंकना चाहिए। हमारी जो गाड़ी है, अगर हम कार वॉश करते हैं तो वी शुड ऑलवेज वॉश आवर कार ऑन द लॉन्स, मतलब
रेदर देन ऑन पेवमेंट्स। तो पेवमेंट में करेंगे तो आपका वाटर जो है वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली वाटर कंजर्वेशन का मेथड है। लॉन में करेंगे तो वो वाटर जो है बेसिकली आपका सॉइल में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे कि आपका वाटर जो है वेस्ट नहीं होगा। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग बताएं, अवेयर करें वाटर पोल्यूशन के बारे में, उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स के बारे में और कंट्रोल मेजर्स के बारे में, ये भी जो है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो और हाउस होल्ड लेवल पे जो हमारे हैजार्डस वेस्ट हैं उनको हमें रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। और उनको अगर यूज़ होते भी हैं किसी तरीके से किसी केमिकल में, जैसे पेंट्स हो गए, तो उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है। हमारी खेती बाड़ी में ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, जो फर्टिलाइजर्स और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं उनको हम यूज़ ना करें, या उनके जगह कोई ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनिक चीज़ों को उसमें यूज़ करें। ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट को यूज़ करें, ऑर्गेनिक हर्बिसाइड या वीडिसाइड्स को यूज़ करें जो कि नॉन केमिकल बेस्ड हों। तो ये सारे मेथड्स यूज़ कर जो है हम लोग वाटर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और रोक सकते हैं। नाउ कमिंग टू द वाटर क्लासेस और वाटर क्वालिटी क्लासेस, जैसे कि मैंने बताया था कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने वाटर के पोल्यूशन लेवल के बेसिस पे वाटर को जो है 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई। तो क्लास ए का पानी जो है दैट इज द क्लीनेस्ट वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। उसको हम पी सकते हैं विदाउट एनी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन। मतलब उसके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपली डिसइंफेक्ट करके, यानी कि अगर सिंपल बॉयल कर देंगे तो बॉयल करने से वाटर डिसइंफेक्ट हो जाता है, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के बाद हम लोग पी सकते हैं। सो दैट इज क्लास ए वाटर। इसके जो क्राइटेरियाज और पैरामीटर्स हैं, जैसे पीएच कितना है, उसकी कोलिफॉर्म की कंसंट्रेशन कितनी है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, वो सारे इसमें दिए हैं। इसकी डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज बी कैटेगरी। सो बी कैटेगरी वाटर इज स्लाइटली polluted than as compared to the class A water, and this type of water is suitable for outdoor bathing or similar type of activities. Then class C water is even more polluted than class A and class B water, and this water is suitable for drinking only after conventional treatment and disinfection। मतलब उसको ट्रीट भी करना पड़ेगा क्लीन करने के लिए और उसको डिसइंफेक्ट भी करना पड़ेगा। इसके पैरामीटर्स में आप देख सकते हैं कि जो इसका पीएच है वो स्लाइटली ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्लास ए एंड क्लास बी। फीकल कोलिफॉर्म की जो कंसंट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 5000। और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो आपकी कम है, और जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी आपकी लगभग जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्लास ए एंड बी। तो उसके बाद आती है हमारी क्लास डी। तो क्लास डी इज इवन मोर पॉल्यूटेड देन क्लास सी। सो दिस टाइप ऑफ वाटर इज सुटेबल फॉर प्रोपगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और फिशरीज जैसे पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं एज कम्पेयर टू क्लास ए, बी एंड सी। और क्लास ई वाटर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड वाटर, and this type of water can only be used for irrigation, industrial cooling और controlled waste disposal। और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो इन सभी क्लासेस में सबसे ज़्यादा हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा polluted water है, ठीक है। So these are the water quality classes as designated by the Central Pollution Control Board। So that was all about water pollution, its reasons, factors and impacts and mitigation measures। I hope आपको ये lecture पसंद आया होगा, and if you really like this lecture, I would request you all to kindly subscribe Environment Matters, ताकि आप जो है regularly updated रहें। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल्स में शेयर करें फॉर मैक्सिमम आउटरीच। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स वंस अगेन।